श्रोताओं, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है। ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेनबो 102.6 एफएम की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। वहीं विद्वानों ने जल को सबसे सरल माना है, एक ऐसा जीवनदायी पदार्थ जो आसानी से किसी भी जगह ढल जाता है। ग्लास में ग्लास का आकार ले लेता है, कटोरी में कटोरी का आकार ले लेता है, तो वहीं बाल्टी में पानी रखो तो ये सीधा सरल जल बिना नखरे दिखाए बाल्टी में समा जाता है। वहीं जब ये सीधा सरल जल रौद्र रूप लेता है तो विनाश और विपत्तियों का कारण बनता है। ऐसे ही अगर हम भूमि की बात करें तो मनुष्य के जीवन में भूमि का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य न दलदल में रह सकता है, न जल में रह सकता है, न समुद्र में और न ही आकाश में। ऐसे में जीवन को बनाए रखने में भूमि का ठोस धरातल का होना बेहद आवश्यक है। वहीं ये भी सच है कि मनुष्य की नासमझी से ही प्रकृति की खूबसूरत देन रौद्र रूप धरकर विनाश लाती है। और आज हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाढ़ एवं भूस्खलन और आपदा प्रबंधन की, फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाढ़ को कैसे समझा जा सकता है, बाढ़ होती क्या है और क्या ये अचानक से आती है? बाढ़, जैसा आपने पृष्ठभूमि में कहा कि जल हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य प्रकृति का संसाधन है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये जल अगर अधिक मात्रा में हो जाता है तो बाढ़ के स्वरूप में जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर हमें नज़र आता है, परंतु अगर इसकी कमी हो जाए तो सूखा पड़ जाता है। तो बाढ़ हो या सूखा, जल के दोनों दुष्प्रभाव होते हैं जो उसकी या तो अधिक मात्रा में उपस्थिति जाहिर करते हैं या जितनी हमारे लिए ज़रूरत है उससे कम मात्रा में। आपने जैसे बताया कि हमारे लिए जल बहुत ही ज़रूरी है और उतनी ही ज़रूरी भूमि भी है। और भूमि के साथ जो हमारे एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी डिपेंड करते हैं इन दोनों के सदुपयोग और संतुलित उपस्थिति से। तो बाढ़ अक्सर ऐसी जगहों पे आती हैं जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा होती है जो हमारी नदियों में समा नहीं पाती और वो ओवरफ्लो कर जाती हैं। और उनके ओवरफ्लो होने की वजह से जो आसपास के भूमि उपयोग के क्षेत्र हैं उनमें वो पानी आ जाता है जिसमें पहले नॉर्मल समय में पानी नहीं होता है। तो ऐसे में वहाँ पर स्थित जो भवन है, वहाँ पर हमारी जो कृषि है, पेड़ पौधे हैं या और संसाधन या संरचनाएं हैं, वो सब बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल, कई सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे क्योंकि बाढ़ के भी कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड भी कई वजहों से आता है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। एफएम रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम। और आज हम बात कर रहे हैं फ्लड, लैंडस्लाइड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, बाढ़ के बारे में हमने जानकारी ली। अब बाढ़ भी कई तरीके की होती है। राजस्थान में देखते हैं तो कुछ अलग तरीके की बाढ़ आती है, दिल्ली में अलग तरीके की है, जो हमारे जितने भी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ अलग रहती है, कोस्टल एरियाज में अलग रहती है। तो जानना चाहते हैं कि ये किस वजह से अलग अलग तरीके की बाढ़ देखने को मिलती है और कितने तरीके की बाढ़ रहती है ये? प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है क्योंकि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में और विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार की बाढ़ आती है। अगर हम उच्च क्षेत्रों से शुरू करते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, हाँ जी, वहाँ पर जो ढाल होती है उसकी बड़ी तीव्र गति से वहाँ पर जो है पानी का संचालन होता है और ऐसी तेज वेग वाली जो बाढ़ आती है जिसको हम फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं, ये होती हैं और उनके कारण भी अलग होते हैं। जैसे अक्सर हम ये सोचते हैं कि भारी वर्षा हुई, क्लाउड बर्स्ट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से बाढ़ आती है। जी बिल्कुल। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं, लैंडस्लाइड डैम्ड लेक्स हैं
और बांध बने हुए हैं, उनसे भी कई बार क्या होता है कि ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो जाती हैं या कभी कभी लैंडस्लाइड डैम्ड लेक बर्स्ट हो जाती हैं, तो भी तेज गति से तीव्र गति वाली वेग वाली फ्लैश फ्लड्स हो जाती हैं। इसी तरह से भारी वर्षा की वजह से भी काफ़ी फ्लड्स आ सकते हैं और कभी कभी जो है डैम बर्स्टिंग की वजह से भी फ्लड्स आते हैं। तो ये तो है अगर पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं, परंतु ये सब पानी हमारे मैदानी क्षेत्रों में भी आता है, जो अलूवियल प्लेन्स हैं उससे लगे हुए फ्लड प्लेन्स हैं। जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये नदी का बहाव तेज करता है और नदी में ओवरफ्लो और स्पिलेज होता है, जिसकी वजह से जो है नदी के आसपास के क्षेत्र है वो इनंडेट हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं और रिवराइन फ्लड जिसको हम बोलते हैं प्लेन्स में, वो हमें नजर आती है। फिर हम जैसे आगे को बढ़ते हैं, आपने कहा अभी राजस्थान का उदाहरण दिया और गुजरात में भी अभी रिसेंटली फ्लड आए, बनासकांठा पाटन वगैरह में। तो ये जो तटीय क्षेत्र हैं इनमें बाढ़ का अलग स्वरूप रहता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर चक्रवात आते हैं। जो चक्रवात आते हैं उनके साथ भी भारी वर्षा होती है और स्टॉर्म सर्जिज होते हैं। इसके अलावा सुनामी के टाइम पे भी काफ़ी जो है पानी भूमि क्षेत्र में आ जाता है, जिनकी वजह से बाढ़ हो जाती है। तो जब ये चक्रवात भी अपने रेसीड करते हैं तो काफ़ी वर्षा करते हैं, जो अभी इस बार राजस्थान में हुआ, बाड़मेर जालौर वगैरह इलाकों में काफ़ी वर्षा हुई और उसकी वजह से बाढ़ आई। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बाढ़ आ सकती है। जी बिल्कुल, जानेंगे आगे कि आपदा प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए बाढ़ में। इससे पहले हम जानना चाहते हैं लैंडस्लाइड के बारे में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें लैंडस्लाइड्स भी है, भूस्खलन की भी बात की गई है। तो लैंडस्लाइड्स क्या रहता है और क्या पर्वतीय क्षेत्रों में ही ये आता है और किस वजह से ये आता है, ये जानना चाहेंगे। भूस्खलन हम हिंदी में बोलते हैं लैंडस्लाइड को, और भूस्खलन जो है ये भी हमारे बाढ़ से भी काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो 16 जून 2013 को जब केदारनाथ क्षेत्र में बाढ़ आई तो काफ़ी सारे जो है भूस्खलन भी हुए और उन भूस्खलनों की वजह से जो है नदी का जो बहाव भी बढ़ा और उसकी वजह से जल स्तर भी बढ़ा। तो ये भूस्खलन जो है भारी वर्षा के दौरान, जब हम अक्सर कहते हैं क्लाउड बर्स्ट रिलेटेड, जो पोर वाटर प्रेशर उन ढालों में बढ़ जाता है उन मटेरियल्स में, उनकी वजह से तीव्र गति से होते हैं। और जब ये होते हैं तो काफ़ी भूमि की जो मात्रा में हमारा लॉस होता है, नुकसान होता है, और उसके ऊपर जितने भी स्थित हमारे भवन हैं, संसाधन हैं या संरचनाएं हैं, वो भी क्षतिग्रस्त होती हैं। भूस्खलन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है और बहुत वाइड स्प्रेड है। और अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें तुलना में, तो हमारे भारत क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, जनहानियाँ भी होती हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली महाराष्ट्र में रायगढ़ में एक ऐसा ही हुआ, तो वहाँ पर काफ़ी आबादी उस क्षेत्र में जो है भूस्खलन से दुष्प्रभावित हुई। और इसी तरह से हमारे उत्तराखंड क्षेत्र है, हिमाचल का है, J&K का है, नॉर्थ ईस्ट का है, ये सभी क्षेत्र हमारे भूस्खलन से प्रभावित हैं। ना सिर्फ हमारे ये हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के, बल्कि अगर हम साउथ की बात करें, केरला में 2018 में जब फ्लड आई थी तो लैंडस्लाइड भी हुए थे। तो ये इंटर रिलेटेड फिनोमिनस है और इन दोनों का अक्सर जो मानसून के समय में पर्टिकुलरली मैं कहूँगा ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। मतलब ये जो 2-3 महीने का पीरियड होता है इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक और आपको मैं बताना चाहूँगा, भूस्खलन सिर्फ जल की पानी की वजह से नहीं, कई बार जो है भूकंप की वजह से भी होते हैं। भूकंप के दौरान काफ़ी संख्या में भूस्खलन होते हैं, तो वो भी हम लोगों को देखना चाहिए। और इसके अलावा जो नदी के कटाव से होते हैं या भारी वर्षा से होते हैं, या कभी कभी हम ढाल का जो दुरुपयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य के दौरान या ब्लास्टिंग करके, तब भी भूस्खलन हो सकती है। एक और बात सामने आती है सर, अगर हम J&K को देखें, हिमाचल को देखें, उत्तराखंड को देखें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको देखें, तो कहीं ना कहीं भूमि की संरचना बहुत अलग है। तो क्या ये भी एक रीज़न बनता है? क्योंकि अगर हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो वहाँ मिट्टी के पहाड़ हैं, उत्तराखंड में एक अलग तरीके की संरचना है वहाँ के पहाड़ों की, नॉर्थ ईस्ट में अलग है। तो क्या ये रीज़न भी रहता है भूस्खलन का? बिल्कुल सही बताया आपने। जो भूस्खलन है वहाँ पर एक्चुअली चट्टानों के ऊपर कितनी जो है मिट्टी है या मलबा है,
जो इजीली डिस्पोज हो सकता है, जिसमें पोर वाटर प्रेशर बढ़ सकता है, एक वो भूस्खलन होता है। भूस्खलन एक्चुअली कई तरह के होते हैं, जिसमें भूस्खलन होते हैं जो चट्टानों में होते हैं, जिसमें रॉकफॉल और रॉक टॉपलिंग कह सकते हैं जी। और कुछ भूस्खलन होते हैं जो खिसकने की प्रक्रिया के तौर पे होते हैं, जिसमें हम जो है कहते हैं कि स्लाइड होती है। जो स्लाइड हो सकती है वो हमारी प्लैनर स्लाइड हो सकती है अगर रॉक्स है या प्लेन सरफेस मिला हुआ है। वेज स्लाइड हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है अगर मिट्टी का मलबा है। सर रोटेशनल भी रहती है? हाँ, वो बहुत डीप हो जाती है। और ऐसे में उनका जो नियंत्रण करना काफ़ी इकोनॉमिकली कॉस्टली हो जाता है और टेक्निकली डिफ़िकल्ट भी हो जाता है जी। तो इसी तरह से सबसिडेंस देखा होगा आपने, जब पहाड़ों पे चलते कई जगह जमीन बैठ जाती है, अंदर पानी के बहाव की वजह से मिट्टी का उत्सर्जन वो निकलती है और उसके साथ सबसिडेंस या स्प्रेडिंग ये फिनोमिना भी होते हैं जब हम ओवरलोडिंग कर देते हैं वीक मटेरियल्स के ऊपर। तो इस तरह से कई तरह के भूस्खलन होते हैं और इनके हर भूस्खलन की विशेषता के हिसाब से, उसके लक्षणों के हिसाब से उपाय होते हैं। तो आम व्यक्ति के लिए समझने की ज़्यादा वो नहीं है। भूस्खलन एक तरह से भूमि का भू ग्रेविटी है, भू आकर्षण की वजह से, तो वो ग्रेविटी के अंडर जो स्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं लैंड्स की स्लोप्स पे, उसको हम भूस्खलन बोलते हैं जी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया है हिमाचल से, वो लिखते हैं लैंडस्लाइड्स के समय मनुष्य को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए अगर रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा अति निर्माण कार्य हो गया है तो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो ऐसे में आसपास की बिल्डिंग के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, आपदा प्रबंधन करना चाहिए? आपने ये भी जनता के हित में बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर हम पर्वतों पे बहुत ज़्यादा भवन विकास कर रहे हैं जो हमारे रहने के क्षेत्र हैं, जहाँ पर आबादी बढ़ गई है। पहले पहाड़ों पे कम लोग जाते थे, बड़ा मुश्किल होता था। अब जैसे जैसे हमारे जो सड़कें गई हैं और एक्सेसिबिलिटी ईजी हुई है और ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हो गई है विभिन्न मोड्स की, तो वहाँ पर संख्या भी बढ़ गई है, जो विकास है वो भी जो है उसका घनत्व बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक ढाल की स्थिरता थी वो उसमें डिस्टर्ब हो रही है, और ऐसे में जब भवनों के बीच में कोई भूस्खलन हो जाता है तो वो भवन भी ध्वस्त हो जाते हैं और उसमें रहने वाले लोग भी उसमें फंस जाते हैं। तो दो तरह की जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो जो फंस गया वो अपनी जान कैसे बचाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, जो आदमी वहाँ देख रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र में, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे उनको जान बचाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। भूस्खलन बाकी आपदाओं की अपेक्षा में, जो हम गोल्डन आवर्स की बात करते हैं जो नॉर्मली 3 डेज बाकी आपदाओं में होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं। मैं कहता हूँ 3 आवर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में मलबा आता है कि दबने के बाद व्यक्ति के बचने का बहुत ही कम संभावनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए तुरंत उपाय करने की या निकलने की उस मलबे से ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप उसमें ट्रैप हो रहे हैं और कहीं फंस गए हैं, तो अगर आप पैदल हैं और फंसे हुए हैं या भवन में हैं, तो आपको पहले अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि आप सीधे हैं या उलट गए, क्योंकि भूस्खलन में मलबे के साथ ही आदमी हिलता है टोटल, तो उसको ये नहीं पता लगता कि वो सीधा है या उल्टा है। तो पहले ये जानकारी, तो गुरुत्वाकर्षण की जो प्रक्रिया है इसका हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम थूकेंगे तो अगर नाक में गया तो उल्टा जा रहा है, नॉर्मली नीचे को आना चाहिए, तो इसका हम उल्टे हैं, तो पहले हम सीधा होने की कोशिश। और दूसरा, सांस के लिए, लॉन्ग सर्वाइवल के लिए हम थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट करें, लूजनिंग करें, कुछ लोगों को इंडिकेशन दे पाएं। तो ऐसी कुछ करने की जरूरत होती है अगर फंसा गया है, मलबे में दब गया। और अगर भूस्खलन हो रहा है और वहाँ से हम जा रहे हैं, तो हम तेजी से जो सबसे नज़दीक की भूस्खलन की बाउंड्री है ऊपर की तरफ हो जाएंगे। अक्सर क्या है, भूस्खलन नीचे को आता है, लोग भी नीचे को भाग जाते हैं नदी की तरफ, तो वो गलत हो जाता है। वो भूस्खलन का से तेज नहीं दौड़ सकते। कई बार भूस्खलन बहुत तेज गति से आता है। एक आम व्यक्ति जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है एवरेज। हाईएस्ट जो है मेरे ख्याल 9.8 मीटर पर सेकंड का वो रिकॉर्ड है हमारा दौड़ने का। तो और भूस्खलन तो 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर और उससे भी ज़्यादा में भी चल पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है।
तो इसलिए उससे मुकाबला नहीं करना है और उससे बच के नियरेस्ट बाउंड्री पे अप साइड में जाना चाहिए, ताकि आप स्टेबल जोन में जा पाएं। और अगर फंस गए तो कोई मजबूत चीज के साथ अपना जो है शरण स्थली लें, जो जल्दी से हिले ना, भूस्खलन के साथ दौरान दबे ना, तो वो सुरक्षित हो जाता है कई बार। तो ये परिस्थिति के हिसाब से आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और जैसे गाड़ी से जा रहे हैं और भूस्खलन हो गया, पूरी की पूरी सड़क ही चली गई, बिल्कुल, तो उसमें वेंचर नहीं कर सकते कि आप उसमें क्रॉसिंग उस समय करें जब भूस्खलन गतिशील है। जब भूस्खलन गतिशील है तो हम कहते हैं आइदर कीप अवे फ्रॉम लैंडस्लाइड्स और कीप लैंडस्लाइड्स अवे फ्रॉम यू, है ना। जी बिल्कुल। तो आपको या तो आपदा को दूर रखना है, आपको गतिशील आपदा है तो आपको आपदा से दूर रहना है, क्योंकि आपदा आपसे ज्यादा शक्तिमान है। तो ये कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, और उस समय जो है ज़्यादा उत्सुकतावश वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग उत्सुकतावश वहाँ पर घुस जाते हैं, देखते हैं और वो फंस जाते हैं, या उसमें जोखिम लेते हैं तो फंस जाते हैं। ऐसी भी कई बार घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा भी देखा गया है कि जब आपदा प्रबंधन के लोग वहाँ पे जाते हैं हेल्प के लिए, तो कई लोग उनके कामों में भी रुकावट पैदा करते हैं, या अननोइंगली या किसी भी तरीके से कह सकते हैं। ऐसे भी अगर हम उनकी हेल्प करना चाहें, क्योंकि शक्ति से शक्ति मिलती है, एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं शक्ति बढ़ेगी, और जो आपदा है उसे निपटने में हमें आसानी भी होगी और जल्दी भी हम निपट लेंगे। ऐसे में जो वो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, उनको किस तरीके से आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में, उनको उस क्षेत्र की बहुत अच्छी जानकारी होती है, कहाँ आपदा हो सकती है। भूस्खलन पर्टिकुलर कहीं दरारें पड़ गई तो एक इंडिकेटर है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं, और कभी ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और डीपन भी हो रही हैं, लेटरली भी एक्सटेंड हो रही हैं, और हर तरह की हैं। तो उस समय अगर हम जानकारी या आपदा प्रबंधन विभाग को दे दें कि इस क्षेत्र में जो है या तो जमीन आगे को खिसकती नजर आ रही है, नीचे को जाती नजर आ रही है, या दरारें नजर आ रही हैं, तो पहले से कुछ उपाय किए जा सकते हैं आपदा पूर्व परिस्थितियों में। आपदा के दौरान लोगों को सही जानकारी देने के लिए वहाँ के भौगोलिक कोऑर्डिनेट, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सही से हमारे आपदा मोचन बल को देने चाहिए, ताकि तुरंत पहुँच जाए। इसके अलावा वहाँ से एक्सेस क्या है, कैसे जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि सड़क टूट गई और हमारा आपदा मोचन बल दूसरी तरफ से आया और लोग दूसरी तरफ फंसे हुए हैं, तो वो पहुँच नहीं पाएंगे, उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। तो किस तरफ को फंसे, जैसे हम देखते हैं ना, नदी के बहाव के हिसाब से हम कहते हैं ये दायां किनारा है, ये बायां किनारा है। ऐसे ही भूस्खलन में भी जिस दिशा में भूस्खलन चलता है, गतिमान होता है, उसकी तरफ अगर देखते हुए आपका दायां, भूस्खलन का दायां फ्लैंक है, भाग है, और जो बायां है वो बायां भाग है। तो अगर हम स्पष्ट रूप से कहें ऊपर फंसे हैं, दाएं भाग में फंसे हैं, बाएं भाग में फंसे हैं, तो हम उचित सूचना दे पाएंगे और लोग सही से बचा पाएंगे। और आपदा पश्चात भी भूस्खलन होने के बाद दोबारा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि भूस्खलन की परिस्थितियों, मुझे याद है उत्तराखंड में एक भूस्खलन हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने, गांव के ही लोगों ने, भूस्खलन के दौरान जब ये मलबा खिसका तो कुछ लोग फंस गए गांव के, और उनको बचाया, वो बच गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद सेकंड लैंडस्लाइड इंटरमिटेंटली हुआ, और वो लोग जिन्होंने बचाया था वो उस आपदा में फंस गए, और वहाँ पर काफ़ी कैजुअलिटीज हो गई। तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं कि जो बचाते हैं वो भी फंस जाते हैं। और एक और व्यवस्था मैं अक्सर देखता हूँ पहाड़ों पे, जो लोग अक्सर करते हैं, जो हमारे सामने भी एक बार घटना हुई कि भूस्खलन के दौरान लोग क्या करते हैं, अपनी व्हीकल्स को भूस्खलन के आसपास के क्षेत्र में खड़ा कर देते हैं ढालों के, और सड़क को जो है चलते हुए उस ढाल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और फिर दूसरी तरफ से अपने गाड़ी लेते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाने की कोशिश करते हैं। तो
कई बार ऐसा क्या होता है कि जहाँ भूस्खलन अभी गतिशील है, उसके अलावा उसके आसपास की ढाल भी कभी कभी अस्थिर हो जाती है और वहाँ भी भूस्खलन हो जाता है। तो ऐसे में जो गाड़ियाँ उस भूस्खलन के आसपास खड़ी हैं या उसमें लोग हैं, तो वो भी दुष्प्रभावित हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ा है अपना जो सिर बचाना की जरूरत है, जो सबसे संवेदनशील भाग है हमारे शरीर का। तो कभी भी अगर फंसते हैं तो सिर का बचाव पहले करने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बाढ़ एवं भूस्खलन और आपदा प्रबंधन की, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है। बैक एफएम रेनबो मैजिकली एंड म्यूजिकली योर्स, आपके साथ रेनबो हेल्पलाइन, और आज का विषय बाढ़ एवं भूस्खलन और आपदा प्रबंधन। और हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही पटना से एक मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि बिहार में अगर कोसी रिवर की बात की जाए तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नदी कहा जाता है इसको। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल जब बाढ़ आती है तो ये कोसी अपना बहाव का जो क्षेत्र है, बैंक्स है, उन्हें बदल देती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक तो ये क्यों होता है ऐसे, ये जानना चाहते हैं। साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए और कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए जिससे कि वो इस आपदा से बच सके। कोसी नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नदी जो है इसका जुड़ाव हमारा नेपाल से है। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जो नेपाल से पानी आता है वो हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, इसके आसपास का जो नेपाल से लगा हुआ है, उसमें काफ़ी बाढ़ का दुष्प्रभाव होता है। क्योंकि जो पानी ऊपर वर्षा का पहाड़ों पे हुआ या कहीं बहाव रुका किसी वजह से, तो वो नीचे आता है और बहुत तीव्र गति से आता है। और जब ये नीचे तीव्र गति से आता है तो अक्सर आपने देखा होगा, नदी जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में आती है तो घुमावदार वो शेप ले लेती है। तो ये घुमावदार शेप में एक एंड पे जहाँ को जाती है वो काटाव करती है और दूसरी तरफ पे जुड़ाव करती है। जो मलबा है, मिट्टी है, उसका ढेर लगाती जाती है और दूसरी तरफ कटाव करती जाती है। तो इस तरह से जो इसका बहाव है और इसकी जो कोर्स है वो बदलती रहती है, जिसको हम शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स कहते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया है। और दूसरी क्या है कि अक्सर पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से और नदी में एम्बैंकमेंट फेलियर, लेवी फेलियर्स की वजह से ये बाढ़ आ जाती हैं। और हम लोगों को वो जानकारी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के समझौते बहुत ज़रूरी हैं कि अगर नेपाल में भारी वर्षा हुई या कोई ऐसे एम्बैंकमेंट फेलियर हुए या लैंडस्लाइड ब्लॉकेड हुए नदी के, तो वो सूचना हमारे देश में तुरंत आनी चाहिए, ताकि उससे संबंधित कार्रवाइयाँ जो हमारे यहाँ करनी है वो की जा सके। और जो वहाँ पर रहने वाला जन समुदाय है उसको बताया जा सके कि अगर बाढ़ आने वाली है तो वो स्थान खाली कर दें, इवैक्यूएशन कर दें, ताकि वो प्रभावित ना हो, जनहानि ना हो कम से कम। और ये सब समझौते हमारे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करने की ज़रूरत है। जो आपने अभी कोसिका का इसी तरह का मुझे याद है, हिमाचल में सतलुज वैली में पारेचू लेक से जो घटना हुई थी सन 2004 की बात है, तो तिब्बत से पानी आया और हमारे हिमाचल में प्रभावित किया। तो इस तरह में हमारे यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आपदा प्रबंधन संबंधित बहुत ज़रूरत है। और इस समय हमारे यहाँ आपको पता है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी चल रही है G20 की। तो G20 में एक हमारा आपदा न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण पे एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जिसकी 3 बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा उससे संबंधित ज्ञान है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उसका हम आपस में एक्सचेंज कर पाएँ और सही उपयोग कर पाएँ। और इसी तरह की बात हमारे संडई फ्रेमवर्क फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, संडई जहाँ सुनामी आया था 11 मार्च 2011 में, वहाँ पे 3rd वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिसास्टर रिस्क रिडक्शन पे।
14 से 18 मार्च 2015 की ये बात है। तो वहाँ भी ये कहा गया कि हमें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पूर्व चेतावनी तंत्र बनाने चाहिए, व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कोलैबोरेशन करनी चाहिए, ताकि हम आपदाओं का पूर्व अनुमान लगा पाएँ, सचेत कर पाएँ जो लोगों को और जनहानि को कम से कम कर पाएँ। तो इस तरह की व्यवस्थाओं की हमें ज़रूरत है और जन समुदाय को भी उसमें तैयार करने की ज़रूरत है कि आपदा पर्टिकुलरली बाढ़ के समय में क्या करें क्या ना करें, ये जानकारियाँ हासिल करें। जी बिल्कुल सर, अभी आपने पूर्व चेतावनी की बात की, फोरकास्ट की बात करी। अगर हम अभी देखें भारत को तो मॉनसून सीजन में लगभग डेली 6000 से ज़्यादा फोरकास्ट रिलीज़ किए जाते हैं। ऐसे में जो लोग हैं जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बाढ़ का आना या भूस्खलन हो सकता है, उन्हें इन फोरकास्ट को किस तरीके से लेना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए इन फोरकास्ट पे? अभी जो है भौगोलिक कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से एक एनडीएमए ने ऐप लॉन्च की है, मोबाइल ऐप सचेत। अच्छा। अगर आप वेबसाइट पे जाएं sachet.ndma.gov.in, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें ये सारी जानकारियां सभी जो आपदा संबंधित पूर्व चेतावनी की हैं वो दी जाती हैं और इसकी मैसेजिंग जहाँ पे ज़्यादा खतरे की संभावनाएं होती हैं, एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल बनाया गया, कैप जिसको हम बोलते हैं, उसके जरिए भी जनता को दी जाती है। ये जानकारियां आपको सभी की सभी, जैसे आपने कहा 6000 से ज़्यादा पूर्व चेतावनियाँ चाहिए, जानकारियां दी जा रही हैं, पूर्व अनुमान लगाए जा रहे हैं मौसम संबंधी। तो इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में किस तरह की परिस्थिति है उसके हिसाब से वो जानकारी हासिल करनी चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए। सभी के सभी जानकारियाँ सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, 1 मिनट का समय है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी बाढ़ आती है तो पशुधन का बहुत नुकसान होता है। ऐसे में किस तरीके से मैनेजमेंट करते हुए पशुधन को बचाया जा सके? बहुत कम समय है लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल असल में पशुओं को हमें खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित स्थलों पे अपने आप जा सकें। अक्सर हम पशुओं को बांध के रखते हैं और बंधे हुए पशु असल में हमें पशुधन की हानि का कारण बनते हैं। तो पशुओं को हमेशा खुले छोड़ देना चाहिए ताकि वो अगर कहीं फंस भी जाते हैं तो सुरक्षित स्थल पे जाएं और या कोशिश करें ऊंचाई के क्षेत्रों पर लेके जाएं जहां सुरक्षित एरिया हो, क्षेत्र हो। जी बिल्कुल सर, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि किस तरीके से बिहेव करें और किस तरीके से आगे बढ़ें इन प्रॉब्लम से? आपदा प्रबंधन की जानकारी कैसा ज्ञान है जो हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकता है और हम दूसरे को जान बचा सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से सभी को आपदा प्रबंधन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।